Hello everyone. So welcome back to the Polity Sessions. So स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक. हमारा आज का टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP. तो DPSP बेसिकली जैसे हमने अब तक फंडामेंटल राइट्स किया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ किया, तो उन्हीं की सीरीज़ में ही ये चीज़ आती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अगर इनके नाम से ही पता चलता है हमें ये क्या है, ये एक डायरेक्शंस हैं. कुछ डायरेक्टिव्स दिए गए हैं, कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं. किसको? स्टेट को ये कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं, कुछ प्रिंसिपल्स की फॉर्म में डायरेक्शंस दिए गए हैं स्टेट को. किसके लिए डायरेक्शंस दिए गए हैं? कि आप अपनी स्टेट को एक अच्छी स्टेट, एक वेलफेयर स्टेट किस प्रकार से बना सकते हैं, उसके लिए डायरेक्शंस दी गई हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं स्टेट को. इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे. DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जो कि स्टेट की ड्यूटीज़ को बताता है कि जो स्टेट है उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं अपने देश की तरफ, अपने टेरिटरी की तरफ. फाइन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. अब ऑब्वियस सी बात है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है. तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहाँ पर मेंशन्ड है, कौन से पार्ट में मेंशन है, कौन से आर्टिकल में? सो इट इज़ प्रेजेंट इन द पार्ट 4th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. पार्ट 4th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कहाँ से लेकर कहाँ तक आर्टिकल्स आते हैं इसके 36 से लेकर 51 तक. तो अगर आपको याद होगा हमने फंडामेंटल राइट्स किया था, तो वो आते थे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक. वो आता था थर्ड पार्ट में. फंडामेंटल राइट्स से नेक्स्ट जो पार्ट आता है, पार्ट 4th, वो बताता है हमें DPSP के बारे में, जो आता है पार्ट 4th में. और उसमें आर्टिकल्स आगे 35 के आगे आते हैं 36 से लेकर 51 तक. इससे पहले की क्लास में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ की थी, तो वो आती थी कहाँ पर? पार्ट 4th A में, आर्टिकल 51A में. तो मैंने उस समय भी आपको ये बताया था कि जब आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हो, वो होती है किसकी ड्यूटीज़? सिटीज़न की ड्यूटीज़, नागरिकों की ड्यूटीज़ अपने देश के प्रति. ओके. अगर आप DPSP की बात करते हो तो वो होती है किसकी ड्यूटी? स्टेट की ड्यूटीज़ अपने लोगों के प्रति. तो DPSP होती है स्टेट की ड्यूटीज़ अपने लोगों के प्रति, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है सिटीजन्स की ड्यूटीज़ अपने देश के प्रति. तो इसका मतलब ये दोनों ड्यूटीज़ को एक ही पार्ट में, यानी इसी का ही सब पार्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बनाया गया. DPSP का ही सब पार्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बना दिया गया, क्योंकि ये भी ड्यूटीज़ हैं, ये है स्टेट की ड्यूटीज़, वो भी ड्यूटीज़ हैं, वो है सिटीज़न की ड्यूटीज़. तो जो स्टेट की ड्यूटीज़ थी वो पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन थी, पार्ट 4th में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक. और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि सिटीज़न की ड्यूटीज़ हैं उसको ऐड कर दिया गया एक नया पार्ट बनाकर, पार्ट 4th A. कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 51A. तो बेसिकली ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये हमने कहाँ से लिए हैं? यानी अब फंडामेंटल राइट्स थे तो वो तो हमने अमेरिका से लिए थे. इसी तरह से अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो ये सभी चीज़ें हमने, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो हमने USSR रशिया से ली थी. तो ऐसे बहुत सारे जो हमारे प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं. तो उसी तरह से जो हमारा DPSP है वो भी हमने किसी दूसरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन से इस चीज़ को उठाया है, इस प्रोविज़न को उठाया है. तो कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए हैं? तो वो है आयरलैंड, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने भी आगे स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से DPSP लिए थे. तो सबसे पहले जो DPSP थे वो स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन में थे. आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने भी अपने DPSP कहाँ से लिए हैं? स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से. और हमने जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो DPSP है वो हमने कहाँ से लिए हैं? हम कहाँ से इंस्पायर हुए थे? तो हम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के DPSP से इंस्पायर हुए थे. तो अगर हमसे कोई पूछे कि हमने जो DPSP की प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की हैं, तो वो हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है?
तो वो हमने लिया है आयरलैंड के आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बोलते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बोलते हैं कि जो डीपीएसपी है वो नोवल फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, यानी डीपीएसपी क्या है, नोवल फीचर्स हैं ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा किसने बोला था? ऐसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था, क्योंकि जो जो प्रोविजंस और जो जो चीज़ें डीपीएसपी में लिखी हैं, अगर कोई सरकार, अगर कोई स्टेट्स वो सभी प्रोविजंस को लागू कर दें तो हमारी स्टेट एक वेलफेयर स्टेट, एक बहुत अच्छी स्टेट बन जाएगी पूरे दुनिया में। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये एक नॉवल फीचर्स हैं, ये पॉजिटिव फीचर्स हैं, ये पॉजिटिव तरीका है। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे, अगर आप ये सभी डीपीएसपी को फॉलो करोगे तो आपका जो स्टेट है, आपका जो इंडिया है, भारत है, वो एक बहुत ही अच्छा स्टेट बन जाएगा पूरी दुनिया में। तो वहीं पर हमारे जो एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे मिस्टर MC चगला, उन्होंने भी बोला था कि अगर ये सभी के सभी डीएसपी आपकी कोई सरकार या आपकी कोई स्टेट लागू करवा दे, सभी के सभी डीएसपी एक ही बार में अगर फॉलो हो जाएंगे तो इंडिया वुड बी द हेवन ऑन अर्थ। तो इंडिया क्या होगा, पूरी धरती पे एक जन्नत बन जाएगा अगर ये सभी के सभी डीएसपी, कोई गवर्नमेंट आकर या कोई सरकार आकर एक ही बार में क्या करवा दे, इन्फोर्स करवा दे, लागू करवा दे। सो ऐसा भी बोला जाता है। तो ये बेसिकली जो डीपीएसपी होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ये सिर्फ एक डायरेक्शंस दी जाती हैं, सरकार को डायरेक्शंस दी जाती हैं कि अगर आपकी, देखिए कोई सरकार आती है तो वो जो अपने मैनिफेस्टोज देती है, मैनिफेस्टो का मतलब क्या होता है कि जब कोई गवर्नमेंट आती है तो वो आपसे इलेक्शन से पहले प्रॉमिस करती है कि हम आपको ये देंगे, हम आपको वाटर की सप्लाई देंगे, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये क्या होते हैं, ये सरकार के मैनिफेस्टोज होते हैं, पार्टी के मैनिफेस्टो होते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी, वो पार्टी बोलती है पार्टी के मैनिफेस्टोज में, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ये चीज़ें करेंगे, हम अपनी मैनिफेस्टो में ये चीज़ें रख रहे हैं, हम इतनी बिजली देंगे, इतना पानी देंगे, सड़कें बना देंगे, एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट करके रखेंगे, ये सो एंड सो एंड सो। तो वो बेसिकली जो अपना मैनिफेस्टो तैयार करती हैं, वो कहाँ से तैयार करती हैं, यहीं से ही इंस्पिरेशन लेती हैं वो अपना मैनिफेस्टो तैयार करते वक्त। ठीक है, कि हम क्या करेंगे, बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करेंगे, ऐसी हम स्कीम्स लेकर आएंगे। तो वो उन्होंने इंस्पिरेशन कहाँ से ली, आर्टिकल 45 से। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, ये एक इंस्पिरेशन देने के लिए होते हैं। जो पार्टीज होती हैं वो अपने मैनिफेस्टोस यहाँ से तैयार करती हैं। ये अगर पार्टी की किसी की सरकार आ जाए तो वो सरकार को अपने देश के लिए क्या क्या करना है कि वो एक अच्छी सरकार साबित हो, तो वो इंस्पिरेशन उसको कहाँ से मिलती है, डीपीएसपी। डीपीएसपी में लिखी हुई चीज़ों को अगर वो इन्फोर्स करना शुरू कर देगी सरकार, तो ऑब्वियस सी बात है वो सरकार को एक अच्छी सरकार माना जाएगा। तो ये क्या होती है, ये बेसिकली डायरेक्शंस होती हैं, इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं सरकार को कि आप ऐसे ऐसे काम कीजिए अगर आपको अपनी सरकार को एक अच्छी सरकार साबित करना है, अगर आपने अपने देश को एक वेलफेयर स्टेट बनाना है, एक अच्छा देश बनाना है दुनिया में, तो आप इनको फॉलो कीजिए। तो ये एक इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे इसके फीचर्स करते हैं डीपीएसपी के। तो फीचर्स ऑफ डीपीएसपी, तो फीचर्स क्या होते हैं बेसिकली, अगर फीचर्स की बात की जाए तो ये क्या होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस। तो ये बेसिकली क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंस्ट्रक्शन देता है, किसको इंस्ट्रक्शन देता है, स्टेट को इंस्ट्रक्शन देता है। मैम स्टेट की कौन सी बात कर रहे हो आप, स्टेट क्या होता है? तो अगर आपको याद होगा, हमने फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक के टाइम, फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर जब हमने किया था तो उस समय पर हमने स्टेट को डिफाइन किया था। स्टेट का बेसिकली उस समय पर हमने क्या डेफिनेशन दी थी कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन,
यूनियन के लेवल पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ ऑल द स्टेट्स, देन लोकल गवर्नमेंट्स, देन कोई भी स्टैचुरी एंड नॉन स्टैचुरी बॉडी, ये सभी क्या आती हैं, ये सभी को हम स्टेट मानते हैं। तो फंडामेंटल राइट में अगर हम कभी भी स्टेट की बात करते थे तो उसका क्या मतलब था कि यूनियन एंड लेजिस्लेचर ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ ऑल द स्टेट्स, ऑल द लोकल अथॉरिटीज, स्टैचुरी एंड नॉन स्टैचुरी बॉडीज, तो ये सभी किस में आती थी, स्टेट में आती थी। तो इसका मतलब जब भी हम फंडामेंटल राइट में स्टेट की बात करते थे तो हम इन सब की बात करते थे, और इनकी डेफिनेशन कहां पर दी गई थी, आर्टिकल 12 के अंडर। तो वही सेम स्टेट अब हम कहां पर यूज करेंगे, डीपीएसपी में। तो अगर हम डीपीएसपी में कहीं पर भी स्टेट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसी का भी मतलब सेम ही है, और वो कहां पर दिया हुआ है, आर्टिकल 36 के अंडर। ओके, तो ये क्या होती हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। किसको दी जाती हैं, स्टेट को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आप अपने जो देश है उसको वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर कंट्री किस प्रकार से बना सकते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, किसको, स्टेट को दी जाती हैं। नेक्स्ट आता है इट रिजेंबल्स, किसको रिजेंबल करता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 तो उस समय पर गवर्नर जनरल को और भारत में जो ब्रिटिश की प्रोविंसेस थी वहाँ पर जितने भी गवर्नर्स थे उनको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जारी किया गया था कि आप इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए और भारत को एक अच्छा देश बनाने की कोशिश कीजिए। तो वही जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था, बिल्कुल उसी को रिजेंबल करता है हमारा डीपीएसपी। हमारा डीपीएसपी आज इंस्ट्रक्शंस दे रहा है एग्जीक्यूटिव को और लेजिस्लेचर को, यानी संसद को और एग्जीक्यूटिव को, जो कि कानून बनाते हैं और दूसरे जो कि कानूनों को लागू करवाते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन आया था एग्जीक्यूटिव को, यानी गवर्नर जनरल को और गवर्नर्स ऑफ द ब्रिटिश प्रोविंसेस, उनके लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन आया था कि आपको ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है भारत को एक अच्छा देश बनाने के लिए। तो बिल्कुल उसी को रिजेंबल करता है हमारा आज का डीपीएसपी, जो कि इंस्ट्रक्शंस देता है हमारे एग्जीक्यूटिव को, ठीक है, यानी हमारी सरकार को, और हमारे पार्लियामेंट को, लेजिस्लेचर को, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये था इसका सेकेंड फीचर। एंड नाउ नेक्स्ट इसमें आता है एम्बॉडी कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। एम्बॉडी कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो कौन से कॉन्सेप्ट पर हमने डीपीएसपी को बनाया है? जब हमने डीपीएसपी को इंक्लूड किया, हमारे फाउंडिंग फादर ने, कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स ने डीपीएसपी को जब इंक्लूड किया था तो उस समय उन्होंने कौन से कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर, बेसिस पर इसको इंक्लूड किया था? तो वो कॉन्सेप्ट था वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट, कि हमें हमारी स्टेट को एक वेलफेयर स्टेट बनाना है, एक अच्छी स्टेट बनाना है। उसी के लिए हमने डीपीएसपी को इंक्लूड किया था। यानी अब अगर आप बोल दोगे कि मैम डीपीएसपी को आपने इंक्लूड किया ही क्यों है ना, अगर कोई सरकार ये सब नहीं भी करती तो आप क्या ही कर लोगे, क्योंकि वो तो नॉन जस्टिसेबल है, तो आपने किया ही क्यों? क्योंकि अगर ऐसा करेंगे, अगर ऐसी इंस्ट्रक्शंस, अगर सरकार को पता होगा कि हम ये काम कर सकते हैं तो सरकार वो काम कर भी दे, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपकी स्टेट आज है उससे उसकी डेवलपमेंट होगी और वो आगे जाकर वेलफेयर स्टेट बनेगी। सरकार को एक आइडिया तो लगेगा, एक उनको पता तो चलेगा, एक काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन तो मिलेगी कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इसका लास्ट फीचर है कि ये नॉन जस्टिसेबल हैं। नॉन जस्टिसेबल है। मैम क्या होता है ये जस्टिसेबल, नॉन जस्टिसेबल? बार बार एक ही बात
फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिसेबल नहीं होती, डीपीएसपी जो होते हैं वो भी जस्टिसेबल नहीं होते। तो ये बेसिकली होता क्या है, जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल का सीधा सीधा मतलब ये होता है, साफ लैंग्वेज में जस्टिसेबल वो चीज़ होती है कि अगर उस चीज़ की वायलेशन हुई तो आप उस अपना केस लेकर कोर्ट में जाओगे कि ये चीज़ वायलेट हुई तो हुई क्यों। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो जस्टिसेबल होते हैं, अगर आपका एक भी फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाओगे, सीधा हाई कोर्ट जाओगे कि ये मेरी वायलेशन हुई क्यों जाओगे, क्योंकि वो जस्टिसेबल है, क्योंकि कोर्ट में उनके खिलाफ आपको जस्टिस मिलेगा, कोर्ट उसके खिलाफ जस्टिस देगा। रही बात डीपीएसपी की, तो ये नॉन जस्टिसेबल है, इनके खिलाफ कोई भी जस्टिस नहीं मिलेगा। कहने का मतलब अगर आपकी इनमें से कोई भी डीपीएसपी अगर आपका फॉलो नहीं होता या इसकी वायलेशन होती है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। कोर्ट बोलेगा कि अरे ये डीपीएसपी है, ये नॉन जस्टिसेबल है। अगर सरकार आपको ये चीज़ें नहीं दे रही, ये सब डीपीएसपी अगर आपको नहीं दे रही तो आप केस नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉन जस्टिसेबल है। अच्छा, तो फिर मैम इसको ऐड ही क्यों किया? अगर ये अगर इतने सारे डीपीएसपी आपने पूरा कितना सारा एक पूरा पार्ट भर दिया, पार्ट 4 भर दिया, उसमें आर्टिकल 36 से 51 तक ये सभी आर्टिकल्स इंक्लूड कर दिए। अगर सरकार ने इनको फॉलो ही नहीं करना, सरकार इनको लागू ही नहीं करवा रही और आप उसके लिए सरकार के ऊपर केस भी नहीं कर सकते, आप कुछ कर भी नहीं सकते, तो इनको इंक्लूड करने का फ़ायदा ही क्या? अगर इनको नॉन जस्टिसेबल ही रखना था, अगर कोर्ट कुछ कर ही नहीं सकता इनके ना लागू होने पर, तो इनको ऐड करने का फ़ायदा ही क्या? ओके, तो ये तो सरकार की डिस्क्रिशनरी पावर है, सरकार चाहे तो इनको लागू करवा भी सकती है तो नहीं भी करवा सकती। तो इसका रीज़न ये था कि सबसे पहले तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज, क्या हमारा भारत जब आज़ाद हुआ था तो उसके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे कि वो इन सभी चीज़ों को पूरा कर सके। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक आर्टिकल था, आर्टिकल 45, यहाँ पर अब तो अर्ली चाइल्डहुड केयर कर दिया। तो इससे पहले अगर आपने फंडामेंटल राइट किया होगा या ड्यूटीज़ किया होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो हमने वहाँ पर पढ़ा था कि यहाँ पर था फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, कहाँ से लेकर कहाँ तक, 6 से 14 ईयर के बच्चों के लिए। तो 6 से 14 ईयर के चिल्ड्रन के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देनी है, ऐसा आर्टिकल 45 बोलता था। तो अब हमने उसको फंडामेंटल राइट बना दिया, अब हम वो चीज़ बच्चों को देंगे। बट क्या पहले दे सकते थे? क्या पहले हमारे पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे? नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है ओके, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, देन फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड देनी पुअर को, तो वो भी क्या, उसके लिए भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, आपको लॉयर्स चाहिए, उनकी अच्छी पे चाहिए, तभी वो फ्री लीगल एड है जो वो प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, देन SC ST और अदर वीकर सेक्शन के लिए अगर हमने उनकी एजुकेशन के लिए कोई काम करना है तो ऑब्वियसली उसके लिए भी हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ पर डिपेंड करती हैं? पैसे के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपके स्टेट के पास पैसा है फिर तो आप इनको लागू करवा दोगे, क्या ही प्रॉब्लम है? पैसे की कमी है, फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, तभी तो हम इनको लागू नहीं करवा रहे। और ये हमारे फाउंडिंग फादर को भी पता था कि इंडिया के पास इतना पैसा नहीं है। तो इंडिया सरकार के ऊपर ये तो हमारे फाउंडिंग फादर सरकार के ऊपर ये बर्डन नहीं डालना चाहते थे कि आप ये सब प्रोवाइड कीजिए ही कीजिए, क्योंकि उन्हें भी पता था कि हमारे इंडिया के पास इतना पैसा नहीं है। उन्हें लगा कि जब आने वाले वक्त में धीरे धीरे इंडिया स्ट्रांग होता जाएगा फाइनेंशियली, उसके पास अच्छा खासा पैसा आ जाएगा, तो वो धीरे धीरे आने वाली सरकारें इनको धीरे धीरे लागू करवा देंगी। बट उस समय वो चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। अब जैसे वही आर्टिकल 45 की बात करें तो उस समय हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते थे, बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हुए तो 2002 में हमने 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया और हमने उसको फंडामेंटल राइट बना दिया कि अब हम वो एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। ओके, तो ये जो चीज़ें थी ये एक कारण होता है। देन सोशियो इकोनॉमिक रीजंस, ऑब्वियस सी बात है इंडिया में ये तो एक बड़ा बैरियर रहता ही है।
सोशियो इकोनॉमिक, बहुत सारी सोसाइटी, बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं, किसी की क्या अलग सोच होती है, किसी की अलग होती है, तो हर छोटी बात पर क्राइसिस आने के या कॉन्फ्लिक्ट आने के जो चांसेस है वो रहते हैं। ओके, देन थर्ड आता है पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन, अगर भारत की पॉपुलेशन देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा है। ओके, अगर एक रिपोर्ट आई थी, एक रिपोर्ट के आधार पर जो इंडियन डायस्पोरा है वो भारत दुनिया का सबसे बड़ा डायस्पोरा है, यानी भारत में रहने वाले जो जो भारतीय हैं वो सबसे ज़्यादा दूसरे देशों में फैले हुए हैं, उसको बोला जाता है इंडियन डायस्पोरा, यानी इंडियन लोग जो बाहर वाले देशों में सबसे ज़्यादा रह रहे हैं। ओके, वो होता है इंडियन डायस्पोरा, और इंडियन डायस्पोरा पूरी दुनिया में सबसे बड़ा डायस्पोरा है। उसके अलावा इंडियंस जो हैं वो आपको पता ही है कि भारत की पॉपुलेशन वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आती है आफ्टर चाइना। बट अगर आप कंपेयर करो चाइना का एरिया और इंडिया का एरिया, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो, पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में ही है। ओके, तो अगर आप वहाँ पर बात करते हो कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो इतने लोगों में बराबर की डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत मुश्किल है। ओके, देन इक्वल पे फॉर इक्वल मैन, प्रिजर्वेशन ऑफ वर्कर्स, देन सिक्योरिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, एवरीवन, हर एक इंसान को जस्टिस देना, हर एक ठीक है, हम ट्राई कर रहे हैं। अगर ये बात की जाए कि प्रोवाइड इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर, तो हम पुअर लोगों को फ्री लीगल एड करने के लिए क्या हमने ट्राई किया? बिल्कुल किया। नालसा एक्ट किया था 1987 में, जब सबऑर्डिनेट कोर्ट वाला टॉपिक किया था। प्लीज़ जाकर पिछली सारी वीडियोस देखिए, सभी चीज़ें रिलेटेड हैं। अब ऑलमोस्ट हमारी पॉलिटी इसमें ख़त्म होने वाली है, तो प्लीज़ जाकर वो वीडियोस आप देखिए। तो वहाँ पर हमने किया था कि जो गरीब लोग हैं, जो पुअर पीपल हैं, उनको जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए हम फ्री जस्टिस उनको प्रोवाइड करेंगे, फ्री लीगल जस्टिस उनको प्रोवाइड करेंगे। उनके लिए हमने नालसा एक्ट, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में पास किया था। हम ट्राई कर रहे हैं, बट क्या पॉसिबल है ऐसा? इतनी सारी पॉपुलेशन है, पूरी पॉपुलेशन को 100% वाटर सप्लाई, 100% इलेक्ट्रिसिटी, 100% जस्टिस, 100% लिबर्टी, ओके, तो उनकी अपलिफ्टमेंट, 100% एजुकेशन, लिटरेसी, क्या ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं? नहीं, बहुत सारे इसमें एक्सेप्शंस, बहुत सारे रीजंस आ जाते हैं। तो आप जाकर कल को ये नहीं बोल सकते, अब यहाँ पर लिखने को तो लिखा हुआ है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कि जो वेल्थ है किसी एक इंसान के हाथ में ही नहीं होनी चाहिए, सबके बीच में बराबर बंटी हुई होनी चाहिए। तो कल को कोई गरीब या मेरे जैसा व्यक्ति जाकर कोर्ट में केस कर देगा अंबानी के खिलाफ कि सारी वेल्थ तो इनके पास कंसंट्रेटेड है, ओके, तो मैं तो केस कर दूंगी। तो मुझे कोर्ट क्या बोलेगा? अरे वो डीपीएसपी हैं, वहां पर आपकी सरकार आने वाले समय में इसके ऊपर काम करेगी। उनके पास ज़्यादा वेल्थ है, आपके पास नहीं है। आने वाले समय में सरकार उसके ऊपर भी काम करेगी जब सरकार के पास पैसा आ जाएगा। आज ये चीज़ें जस्टिसेबल नहीं है, आज इनके ऊपर केस नहीं हो सकता। ओके, यू गेटिंग मी? तो ये जो चीज़ें हैं, ये बेसिकली कारण था कि हमने इनको नॉन जस्टिसेबल रखा, क्योंकि ये सभी चीज़ें देनी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये सबको पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, कोर्ट को भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है और फाउंडिंग फादर्स को भी पता है। बट ऑब्वियसली अगर स्टेट इन चीज़ों को फॉलो करे तो हमारा देश बहुत अच्छा देश बन सकता है। ओके, नाउ अब एक बार इनको देख लेते हैं। बेसिकली इनको तो आपको खुद ही रीड करना है, बट जो हमारे डीपीएसपी है वो 3 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट होते हैं सोशलिस्ट, सेकंड होते हैं गांधीयन एंड थर्ड होते हैं लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल। यानी 3 प्रिंसिपल्स, जो प्रिंसिपल्स हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल प्रिंसिपल्स। सोशल प्रिंसिपल्स ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं। गांधीयन प्रिंसिपल्स कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो कि महात्मा गांधी की सोच पर आधारित हैं, उनकी सोच पर बेस्ड हैं। गांधीयन आइडियल्स के ऊपर जो प्रिंसिपल्स बेस्ड हैं वो हमने कहाँ पर रखे हुए हैं? गांधीयन प्रिंसिपल्स में।
नेक्स्ट आते हैं लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये बेसिकली लिबरल लोगों की सोच को इंक्लूड करते हैं। ओके, आपको बस ये देखना है कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के अंडर कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, गांधीयन प्रिंसिपल के अंडर कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, और लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के अंडर कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए सोशलिस्ट के अंदर, तो वहां पर आता है पहला, देखिए, प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस एंड टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी एंड इनकम फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी। तो इसका क्या मतलब है कि सोशल जस्टिस, सभी भारतीयों को, सभी नागरिकों को जस्टिस दिया जाए, सोशल जस्टिस दिया जाए। सोशल जस्टिस का मतलब SC ST जनरल, हर कैटेगरी, हर क्लास, हर रेस का जो पर्सन है वो बराबर हो। इकोनॉमिक जस्टिस मिले उन्हें, यानी इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली सभी इक्वल हो, सभी स्ट्रांग हो। पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस यानी कि कोई भी उनको लीगल एड्स जो है वो दी जाए। मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम, अगर इनकम की बात की जाए तो वहाँ पर जो इनइक्वालिटीज़ है, जैसे कई लोग बहुत अमीर हैं, कई बहुत गरीब हैं, तो वो इनइक्वालिटी को मिनिमाइज़ किया जाए, कम से कम किया जाए। स्टेटस में इनइक्वालिटी को मिनिमाइज़ किया जाए, सभी इक्वल स्टेटस के लोग हों, फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटी। ये आता है आर्टिकल 38 में, यानी देखा जाए तो ये किसके लिए है, सोसाइटी के लिए है। तो इसीलिए ये कहाँ पर आता है, सोशलिस्ट में आता है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल। आर्टिकल 39 में क्या आता है, टू सिक्योर एडिक्वेट लाइवलीहुड, सभी को, सिटीजन्स को एक अच्छा लाइवलीहुड मिले। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल फॉर कॉमन गुड, यानी सभी को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मिले, यानी उनके सर्कमस्टांसिस पर के आधार पर। अब एक लोग है, एक पर्सन है जो कि काफ़ी अमीर है और एक पर्सन है जो कि गरीब है। तो अगर आपको हमने ये एग्जाम्पल पहले भी ली थी कि अगर आपको उनके लिए कोई वेलफेयर की स्कीम लेकर आनी है तो ऑब्वियसली आप वीकर पर्सन के लिए लेके आओगे। जिसके पास ऑलरेडी इतनी वेल्थ है उसके लिए आप क्यों लेकर आओगे। ओके, तो वहाँ पर जाकर वो पर्सन केस नहीं कर सकता कि अरे राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14। तो उस समय भी मैंने आपको करवाया था कि जहाँ पर आर्टिकल 39B और C आ जाते हैं वहाँ पर आर्टिकल 14 नहीं आता। अगर वो व्यक्ति कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट उसको बोलेगा कि अरे यहाँ पर आर्टिकल 39B एंड C आ रहा है। क्या मतलब है, मतलब ये है कि वो व्यक्ति को नीड है, क्या आपको नीड है। आर्टिकल 39B बोलता है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करो, जिसको नीड है उसको दो। यहाँ पर आप अपनी राइट टू इक्वालिटी नहीं लेकर आ सकते। ओके, तो ये था 39B। 39C प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, किसी एक के हाथ में ही आप वेल्थ नहीं देते जाओ। ऐसे नहीं है कि आप अमीर की ही झोलियां भरते जाओ, आप बोलो कि हम गरीब को भी उतना देंगे, अमीर को भी उतना देंगे क्योंकि राइट टू इक्वालिटी है। अरे गरीब को ज़्यादा ज़रूरत है, अमीर को नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वीमेन। मैन और वीमेन ने अगर सेम काम किया तो उनको सेम वर्क, सेम पे है जो दी जाए, ऐसा बोला जाता है। ऐसा भी एक DAPSP है। प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ ऑफ वर्कर एंड चिल्ड्रन, जो वर्कर्स हैं या बच्चे हैं उनकी हेल्थ को प्रिवेंट किया जाए। अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। देन नेक्स्ट देखिए, लीगल एड प्रोवाइड की जाए, इक्वल जस्टिस प्रोवाइड किया जाए। देन राइट टू वर्क एजुकेशन इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अगर किसी के पास अनएम्प्लॉयमेंट है यानी उसके पास नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, ओल्ड एज है किसी की, या फिर कोई बीमार है, या फिर उसके अंदर कोई डिसएबिलिटी है, किसी उसको सुनता नहीं है, वो बोल नहीं सकता, तो ऐसे लोगों को राइट है, राइट टू एजुकेशन, यानी उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, उनको विद्या प्रोवाइड की जाए। तो अब ये क्या है, 41, आर्टिकल 41 में आता है। तो ये एक DPSP है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, आपने DPSP में लिखा है कि उसको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, आप सरकार उसको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रही, तो क्या वो कोर्ट में जाएगा? नहीं, क्योंकि ये DPSP है। देन जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क, जहाँ पर काम होता है, जो वर्किंग कंडीशन होती है, फैक्ट्रीज, माइंस, वहाँ पर ह्यूमेन कंडीशंस होनी चाहिए, अच्छी कंडीशंस होनी चाहिए। मैटरनिटी रिलीफ मिलना चाहिए, अगर प्रेग्नेंट वीमेन है तो उसको छुट्टी मिलनी चाहिए, रिलीफ मिलना चाहिए कुछ, ये दिया हुआ आर्टिकल 42 में। नेक्स्ट आते हैं लिविंग वेज या डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल कल्चर। जो वर्कर्स होते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनको अच्छी स्टैंडर्ड की लाइफ दी जाए, उनको सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज दी जाए, आर्टिकल 43 ऐसा बोलता है। देन टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज,
तो इंडस्ट्रीज़ को अगर आगे लेकर जाना है तो उसमें जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी भी पार्टिसिपेशन उतनी ही इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, आर्टिकल 43A बोलता है। तो जो आर्टिकल्स यहाँ पर हैं, आर्टिकल 43A, 39A, या जितने भी आर्टिकल्स पीछे ABC लगा होता है, ये सभी आर्टिकल्स बाद में ऐड किए जाते हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे आर्टिकल्स नहीं थे। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सीधा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा था। जो हमने ABC यानी सब आर्टिकल्स आगे ऐड करते हैं, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो हमने बाद में ऐड किए होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ाया जाए, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, लोगों के जो लिविंग का स्टैंडर्ड है उसको भी बढ़ाया जाए, ये बोलता है आर्टिकल 47। तो ये जो थे टोटल 8 प्रिंसिपल्स, ये कहाँ पर आते हैं? ये आते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंडर, यानी सोसाइटी के लिए SC कैटेगरी या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वीकर सेक्शंस, उनके लिए अगर कोई काम करना हो। नेक्स्ट आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स, जो कि गांधी जी की आइडियोलॉजी पर बेस्ड है। ये जैसे कि ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, आर्टिकल 40 बोलता है कि विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करो। तो हाँ जी, क्या आपने DPSP पर, वही बात आ गई ना कि ये क्या है DPSP, उस समय पर ये DPSP थे, क्यों? क्योंकि उतने पैसे नहीं थे कि इनको लागू करवाया जाए। बट उन्होंने बोला था कि आने वाले समय में जैसे जैसे फाइनेंशियली इंडिया स्ट्रांग होगा तो इन DPSP को वो इन्फोर्स करवाता जाएगा। तो उस समय पर ये सिर्फ एक DPSP था, अभी भी है कि विलेज पंचायत होनी चाहिए। बट जैसे जैसे हम स्ट्रांग हुए, हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया, ओके, 1992 में, और 74th भी, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, विलेज पंचायत को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया। अब हर विलेज में विलेज पंचायत होनी ही होनी चाहिए। तो क्या होता है कि धीरे धीरे इनके ऊपर काम हो रहा है। ओके, जैसे जैसे सरकारें आ रही हैं वो धीरे धीरे इनके ऊपर काम कर रही हैं। बट वही बात है, फाइनेंस की बात है, देन सोशियो इकोनॉमिक रीजंस आ जाते हैं, पॉपुलेशन रीजन आ जाता है बीच में, जो कि बैरियर्स बन जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है टू प्रमोट द कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो कॉटेज की इंडस्ट्रीज है उनको प्रमोट किया जाए, आर्टिकल 43। प्रमोट द वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनॉमस फंक्शनिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाएं, आर्टिकल 43B। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस है वो मिला हुआ है। नेक्स्ट, प्रमोट द एजुकेशन SC ST और बाकी वीकर सेक्शन है उनकी एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, ये भी गांधी जी की आइडियोलॉजी पर बेस्ड था। टू प्रोहिबिट कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट, शराब या जो इंटॉक्सिकेंट जो हेल्थ को ख़राब करती हैं उन चीज़ों की जो यूजेज है उनको कम से कम किया जाए। अब अगर आप बात करो अल्कोहल की, लिकर की, तो वो बैंड तो नहीं है, कई जगह पर बैंड है, कई जगह पर कंप्लीटली बैंड नहीं है। ठीक है, पीते हैं लोग, बट ट्राई करो कि उसको कम से कम किया जाए। तो एक समय हो सकता है ऐसा आए कि इसको बिल्कुल ही प्रोहिबिट कर दिया जाए, आर्टिकल 47 को जो है वो जस्टिसेबल बना दिया जाए। ओके, नेक्स्ट, टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउज एंड मिल्क एंड ड्रॉट कैटल एंड टू इम्प्रूव देयर ब्रीड। तो काउज जो है उनकी ब्रीड को इम्प्रूव करने के लिए भी कोई ना कोई कदम उठाया जाए। तो ऐसे कदम उठाती भी है सरकार, जैसे कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बना हुआ है, देन गोकुल मिशन चल रहा है ब्रीड को इम्प्रूव करने के लिए काउज की। तो ऐसी बात नहीं है कि इनके ऊपर काम नहीं होता, इनके ऊपर होता है, इनको देख देख कर, यानी बहुत सारे कानून हैं जो कि बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर है SC ST, अब SC ST की एजुकेशन के लिए सरकार समय समय पर नई नई स्कीम्स लाती रहती हैं। देन अगर काउज की बात की जाए तो यही बात मैंने अभी आपको बताई है कि क्या होता है यहाँ पर, कामधेनु आयोग बना हुआ है, देन गोकुल मिशन चल रहा है, देन ब्रीड को बढ़ाने के लिए नई नई चीज़ें आती हैं। अल्कोहल की बात की जाए तो काफ़ी स्टेट्स हैं जिन्होंने इसको बैन कर दिया था। ओके, बिहार ने बैन कर दिया था। सो नेक्स्ट देखिए, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल। नेक्स्ट जो लिबरल आइडियोलॉजी पर बेस्ड होते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, आर्टिकल 44। थ्रू आउट द कंट्री एक ही सिविल कोड है जो कि फॉलो होना चाहिए, सभी के लिए सेम ही सिविल लॉज हैं जो वो होने चाहिए। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 45, ये भी हमने किया था कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसका सब्जेक्ट मैटर चेंज कर दिया गया था। पहले आर्टिकल 45 में आता था कि आप फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करें 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए। फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 ने उसको फंडामेंटल राइट बना दिया आर्टिकल 21A के अंडर, और बोला कि ये अब फंडामेंटल राइट है, अब फ्री और कंपलसरी एजुकेशन तो हम आपको देंगे ही देंगे।
ओके। अब अगर आपको फ्री कंपल्सरी एजुकेशन नहीं मिलती तो आप कोर्ट जा सकते हो। पहले नहीं जा सकते थे क्योंकि पहले वो डीपीएसपी था, नॉन जस्टिसिएबल। अब जा सकते हो क्योंकि अब वो फंडामेंटल राइट है, जस्टिसिएबल। देन अब क्या उसका सब्जेक्ट मैटर अब चेंज कर दिया। अब अर्ली चाइल्डहुड केयर यानी अब 6 साल से छोटे बच्चों के लिए जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, अब ये आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट आता है टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन द मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस। मॉडर्न लाइंस पर, साइंटिफिक लाइंस पर एग्रीकल्चर को लेकर जाओ, यानी एग्रीकल्चर को अब ट्रेडिशनल मत रखो, उसको साइंटिफिक वे से उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। देन नेक्स्ट आता है 48A, टू प्रोटेक्ट इम्प्रूव द एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करो, फॉरेस्ट को इम्प्रूव करो, वाइल्ड लाइफ को सेफगार्ड करो। आर्टिकल 49 आता है मॉन्यूमेंट्स या फिर प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, उनको जो है उनको प्रोटेक्ट करके रखो। आर्टिकल 50 आता है जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से जो है वो बिल्कुल अलग कर दो, सेपरेट कर दो। जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव में मत लेके आओ, एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी में मत लेकर आओ। तीनों अलग अलग पिलर्स हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, तीनों को अलग अलग काम करने दो, किसी की भी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। देन लास्ट आता है टू प्रमोट द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल लेवल पर पीस और सिक्योरिटी होनी चाहिए, आर्टिकल 51 बोलता है। तो ये थे हमारे डीपीएसपी जो कि हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल। सोशलिस्ट में टोटल आते हैं 8, देख लेनी है कौन कौन से आते हैं। गांधीयन में टोटल आते हैं हमारे 6, वो भी आपने देख लेनी है कौन कौन से आते हैं। और लिबरल और इंटेलेक्चुअल में भी टोटल आते हैं 7, और वो भी आपने देख लेनी है कि कौन कौन से हैं। नाउ अब मैंने आपको बोला था कि जो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं वो सीधे होंगे 36, 37, 38, 39 अप टू 51। जो ए बी सी बाद में ऐड किए जाते हैं, जो ए बी सी होते हैं वो बाद में ऐड किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करके। तो अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसे आर्टिकल्स दिख रहे होंगे, जैसे 39A, जैसे 43A, 43B, 48A। तो ये जो आर्टिकल्स हैं ये भी बाद में ऐड किए गए हैं। तो बाद में इनको कब कब ऐड किया गया एक बार वो देख लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। तो 4 बार अमेंडमेंट की गई हैं डीपीएसपी के लिए। सबसे पहली अमेंडमेंट की गई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 मैडम इंदिरा गांधी के द्वारा, और उन्होंने 4 डीपीएसपी ऐसे थे जिनको क्या कर दिया था, ऐड किया था। वो 4 कौन कौन से थे? आर्टिकल 39 का ये वाला पार्ट, अपॉर्चुनिटीज फॉर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की हेल्दी डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज दी जाएं, ऐसा जो था वो 39 का जो ये वाला पार्ट था ये मैडम इंदिरा गांधी ने ऐड किया था। देन उसके बाद 39A ये वाला, टू प्रोवाइड द इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर, लोगों को फ्री लीगल एड यानी जो गरीब लोग हैं उनको जस्टिस मिले, वो कोर्ट की फीस की वजह से अपने घर पर ही बैठे ना रह जाएं और जस्टिस उनको मिले ही मिले, तो उनको फ्री जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा। लीगल जो सर्विस है वो प्रोवाइड की जाएगी, लॉयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, कोर्ट की फीस उनकी माफ़ करवाई जाएगी। तो ये जो डीपीएसपी था 39A ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। देन 43A आर्टिकल टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज की मैनेजमेंट में वर्कर की पार्टिसिपेशन भी होनी चाहिए, ये भी मैडम इंदिरा गांधी ने ऐड करवाया था। और 48A, तो 48A क्या होता है? प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये जो 4 आर्टिकल्स हैं ये मैडम इंदिरा गांधी ने ऐड करवाए थे। मैडम इंदिरा गांधी ने कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की थी? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, जिसको आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हो। तो ऐसी अमेंडमेंट की थी किसने? मैडम इंदिरा गांधी ने, और उसने 4 डीपीएसपी को ऐड करवाया था। कौन से? 39 को, 39A को, देन 43A को एंड 48A को। ये 4 डीपीएसपी किन्होंने ऐड किए थे? इंदिरा गांधी ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में। देन उसके बाद आए थे मोरारजी देसाई, और उन्होंने कौन सी अमेंडमेंट की थी? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की थी 1978। तो उन्होंने भी एक आर्टिकल को ऐड किया था, कौन सा? 38। तो मैम 38 तो पहले से ही था,
तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ यहाँ तक था आर्टिकल 38 टू मिनिमाइज, ये वाली जो चीज़ थी ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड की गई थी। मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन द जस्टिस, कि जो इनइक्वालिटीज होंगी स्टेटस में, इनकम में, फैसिलिटी में, अपॉर्चुनिटी में, उनको कम से कम किया जाए। ठीक है, जो मान लीजिए जो इनकम किसी की बहुत ज़्यादा है, किसी की बहुत कम है, उसको कम किया जाए। स्टेटस किसी का हाई है, किसी का लो है, उसको कम किया जाए। तो वो जो चीज़ थी वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड की गई थी। तो आर्टिकल 38 कब ऐड हुआ था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। देन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, तो आपको पता ही है 45 आर्टिकल का क्या चेंज हुआ था? सब्जेक्ट मैटर। 45 आर्टिकल का जो सब्जेक्ट मैटर था, जो पहले 6 से 14 साल के बच्चों की बात करता था, वो चेंज कर दिया गया था और अब वो अर्ली चाइल्डहुड की बात करता है, 6 से छोटे बच्चों की बात करता है। कब हुआ था वो? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। नेक्स्ट आता है 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 और यहाँ पर कौन सा आर्टिकल ऐड किया गया था? 43B आर्टिकल ऐड किया गया था। ये वाला आर्टिकल कब ऐड किया गया था? 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में। तो बेसिकली क्या हुआ था 2011 में, जब ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की गई थी 2011 में, उस समय हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को क्या किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था इनको। पार्ट 9B जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को दे दिया गया था और साथ ही साथ एक नया DPSP भी ऐड कर दिया गया था और वो कहाँ पर किया गया था? 43B में किया गया था। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि जो DPSP है वो 3 कैटेगरीज में है। पहली आती है सोशलिस्ट, जिसमें टोटल 8 DPSP आते हैं। गांधीयन, जिसमें टोटल 6 DPSP आते हैं। लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल, जिसमें टोटल 7 आते हैं। बहुत इसमें कुछ DPSP हैं जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, हमने बाद में ऐड किए हैं। उसमें से जो पहला था वो था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 4 DPSP ऐड हुए हैं, 39, 39A, 43A, 48A। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल में एक DPSP ऐड हुआ है, 38 मोरारजी देसाई ने किया था। 86 कॉन्स्टिट्यूशन में सब्जेक्ट मैटर चेंज हुआ था 45 का और 97 2011 में 43B ऐड हुआ था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वाला। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ओके, नेक्स्ट देखिए। अब क्या आप फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हो DPSP के लिए? क्या आपको अगर DPSP को लागू करवाना है तो आप फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपको DPSP को लागू करवाना है तो आप फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हो, बट बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना। कहने का मतलब, अरे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल था ना आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 क्या था? एक DPSP था जहां पर क्या था? 6 से 14 ईयर के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी थी। ओके, अब हमने क्या किया उसको? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में हमने क्या किया? उसको क्या बना दिया? फंडामेंटल राइट बना दिया। आर्टिकल 21A, यानी हमने क्या किया? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जो हमारा DPSP था आर्टिकल 45 का, उसको हमने क्या बना दिया? फंडामेंटल राइट बना दिया आर्टिकल 21A के अंडर। यानी हमने फंडामेंटल राइट में संशोधन किया, संशोधन करके एक नया आर्टिकल ऐड किया। वो क्यों किया हमने? क्योंकि हमने DPSP को इम्प्लीमेंट करना था। जो पहले सिर्फ एक मेयर DPSP था, हमने उसको अब लागू करवाना था, उसको हमने इम्प्लीमेंट करवाना था।
तो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने फंडामेंटल राइट को क्या किया, अमेंड कर दिया। तो यही तो एक एग्जाम्पल है। तो वही तो वो बोल रहे हैं कि क्या आप डीपीएसपी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हो? तो बिल्कुल कर सकते हो, आप फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हो, कोई भी चीज़ आप ऐड डिलीट कर सकते हो डीपीएसपी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। बट जब मैंने आपको फंडामेंटल राइट करवाया था, मैंने तब भी आपको ये चीज़ पढ़ाई थी कि फंडामेंटल राइट अमेंड हो सकते हैं, बट एक कंडीशन के साथ, विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर, विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के बेसिक जो फैक्ट्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आपको फंडामेंटल राइट चेंज करने हैं, आप कर दो, अमेंड करने हैं कर दो, बट जो बेसिक प्रिंसिपल है, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, वो सभी चीज़ें आप नहीं छीन सकते, वो चीज़ें आप नहीं चेंज कर सकते, वो चीज़ें वहीं पर ही रहेंगी। तो अगर आपको डीपीएसपी इम्प्लीमेंट करवानी है और उसके लिए आपको फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप कर सकते हो, बट विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर और विदाउट चेंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट देखिए, अब ये तो था हमारा पार्ट 4 डीपीएसपी। अब कुछ डीपीएसपी ऐसे हैं जो कि पार्ट 4 में नहीं है, बाहर पड़े हैं किसी और आर्टिकल्स में, तो उनको देख लीजिए। डीपीएसपी आउटसाइड पार्ट 4। तो ये जो हमने डीपीएसपी किए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किए, स्टेट को जो कि डायरेक्शंस दी जाती हैं कि आपको एक अच्छा स्टेट बनाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, ये डीपीएसपी पढ़े थे पार्ट 4 में। इसके अलावा 2-3 डीपीएसपी ऐसे भी हैं जो हमने पार्ट 4 में नहीं रखे, कहीं बाहर पड़े हैं। तो वो कौन कौन से हैं? उसमें से सबसे पहले देखिए, आर्टिकल 335 आता है ऑफ पार्ट 16 पार्ट का। वो क्या होता है? एससी और बीसी को, जो एससी बीसी या एससी हो गया या एसटी हो गया या अदर वीकर सेक्शन हो गए, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, यानी क्लेम्स ऑफ एससीज एंड एसटीज तो स्टेट को चाहिए कि जो एससी हैं या एसटीज हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, उनको पब्लिक सर्विसेज हैं वहाँ पर जो है प्रेफरेंसेस दी जाएं, उनको रिजर्वेशंस दी जाएं। तो ये चीज़ दी हुई है आर्टिकल 335 के कौन से पार्ट में? पार्ट 16 के अंदर। तो ये भी एक तरह का डीपीएसपी है। तो अगर किसी एससी और एसटी को रिजर्वेशन नहीं मिल रही तो वो क्या जाकर केस कर देगा? नहीं कर सकता। बट ये स्टेट के ऊपर है कि उनको रिजर्वेशन दी जाए ताकि उनकी अपलिफ्टमेंट हो सके, पब्लिक सर्विसेज में उनको रिजर्वेशन जो है वो दी जाए। तो ये भी एक डीपीएसपी है। देन नेक्स्ट आता है आर्टिकल 350 बी ऑफ पार्ट 17। वो क्या होता है? इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग। ये बेसिकली क्या होता है? इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग के स्टेट को चाहिए, स्टेट या फिर कोई भी लोकल अथॉरिटी हो गई, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, दे शुड एंडेवर, क्या एंडेवर करना है उनको कि वो इंस्ट्रक्शन किस में दे? मदर टंग में दे, यानी बच्चों को कौन सी लैंग्वेज में भी पढ़ाया जाए, उनकी मदर टंग में भी पढ़ाया जाए। तो ये कहाँ पर है? आर्टिकल 350 बी ऑफ पार्ट 7। तो ये भी एक डीपीएसपी है। ओके, पार्ट 4 में नहीं इसको इंक्लूड किया गया। प्रमोशन ऑफ मदर टंग कि भारत में बहुत सारे कल्चर है, बहुत सारी लैंग्वेजेस है और वो लैंग्वेजेस ख़त्म ना हो सके, हम उन लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करें। उसका सबसे बड़ा जो आप एक वे आउट है वो ये है कि जो बच्चे हैं उनको
शुरुआत से ही उन्हीं की लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शंस दी जाए उनको पढ़ाया जाए ताकि वो अपनी लैंग्वेज को भूल ना जाए। तो ये भी एक क्या है, ये DPSP है। बट अगर कोई आपको आपकी मदर लैंग्वेज में नहीं पढ़ाता तो क्या आप जाकर केस कर दोगे? नहीं कर सकते, नॉन जस्टिसिएबल है। बट ये DPSP है, सरकार को चाहिए ऐसा करना। ओके, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 351 ऑफ पार्ट 7। वो क्या होता है? प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो वो बेसिकली क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो बेसिकली ये किसके लिए होता है? कंपोजिट कल्चर के लिए। तो अब भारत में बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं, सबके डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। तो एक तो कोई कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए जिसमें सभी लोग बात कर सकें। तो ऐसी लैंग्वेज को सिलेक्ट किया गया, वो है हिंदी लैंग्वेज, कि हिंदी लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा भारत के हर पार्ट में प्रमोट किया जाए कि हर एक इंसान एटलीस्ट एक दूसरे से तो कम्युनिकेट कर पाए किसी एक लैंग्वेज में। तो वो भी क्या है? DPSP। बट अगर कोई स्टेट हिंदी को प्रमोट नहीं करता, अगर किसी को हिंदी नहीं आती, तो क्या उसके ऊपर केस हो जाता है? ऐसा नहीं होता। बट ये सरकार के ऊपर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको फॉलो करना है, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। ओके, सो ये कुछ DPSP थे जो क्या थे? आउटसाइड द पार्ट 4। पार्ट 4 के अलावा भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर DPSP पढ़े थे, तो वो ये 3 थे। नाउ अब हमारा DPSP ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, बट मैंने आपको बोला था कि DPSP आता है पार्ट 4 में। पार्ट 4 के कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। आर्टिकल 38 से लेकर 51 हमने अभी तक पूरा डिस्कस कर लिया, जो यहाँ पर सब लिखा हुआ था, सभी आर्टिकल्स हमने डिस्कस कर लिए। रह गया आर्टिकल 36 एंड आर्टिकल 37। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 36 बोलता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। हाँ जी, फंडामेंटल राइट को याद कीजिए। फंडामेंटल राइट जो आते थे वो आते थे आर्टिकल 12 से लेकर 35, और पहले ही आर्टिकल में स्टेट को डिफाइन किया गया था। उसी प्रकार, बिल्कुल उसी तरीके से DPSP में ये आर्टिकल आते हैं और पहले ही आर्टिकल में स्टेट को डिफाइन किया गया है। यानी फंडामेंटल राइट में था कि आप फंडामेंटल राइट में अब जितनी बार भी स्टेट शब्द पढ़ोगे तो उसका मतलब क्या होगा, वो हम आपको आर्टिकल 12 में पहले ही बता रहे हैं। बिल्कुल सेम तरीके से उन्होंने DPSP में यही बोला है कि DPSP में आप जितनी बार भी स्टेट शब्द का इस्तेमाल करोगे उसका मतलब क्या होगा, वो हम आपको शुरुआत में ही बता रहे हैं। यानी हम आपको डेफिनेशन दे रहे हैं स्टेट की, और वो डेफिनेशन क्या है? क्या जो आपने फंडामेंटल राइट में जो स्टेट इस्तेमाल की थी, क्या वही सेम है स्टेट यहाँ पर भी? क्या जो डेफिनेशन स्टेट की आपने फंडामेंटल राइट में दी थी वही सेम डेफिनेशन है DPSP में भी? तो इसका आंसर है यस। यहाँ पर भी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आते हैं किसके? यूनियन के। यहाँ पर भी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आते हैं किसके? स्टेट के। ओके, यहाँ पर भी क्या आती है? लोकल अथॉरिटीज आती हैं, यानी म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत आती हैं। यहाँ पर भी स्टैच्यूटरी एंड नॉन स्टैच्यूटरी बॉडीज आती हैं, जैसे कि LIC, SBI, तो जितनी भी ये होती हैं LIC, GIC, ये सभी। तो ये ही डेफिनेशन स्टेट की हमने फंडामेंटल राइट में दी थी, और यही सेम डेफिनेशन अब हम कहाँ पर दे रहे हैं? DPSP। तो इसका मतलब अगर आप कहीं पर भी DPSP में आपने स्टेट का इस्तेमाल किया था, 38 से लेकर 51 में आपने कितनी बार स्टेट शब्द का इस्तेमाल किया, तो उसका मतलब क्या था? उसका मतलब ये था, और ये आपको शुरुआत में ही DPSP के पहले ही आर्टिकल 36 ने बता दिया था। ओके, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 यहाँ पर क्या बताता है कि इट इज द मॉरल ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट to implement
moral obligation on the state to apply the DPSP while framing laws। तो क्या बोलता है आर्टिकल 35? आर्टिकल 35 बोलता है कि DPSP का इस्तेमाल जब सरकार कोई कानून बनाती है तो उसमें DPSP का इस्तेमाल करना है या नहीं करना, ओके, वो सरकार के ऊपर है कि उसने करना है या नहीं करना। हम उसके ऊपर कोई धक्के से उनको फोर्स नहीं कर सकते कि आप DPSP को देखिए और फिर ही कानून बनाइए।